Hello everyone, welcome to the channel. This video is about preparing NIBOSH IG2 report. I have uploaded two videos in the previous sessions. If you have not checked those videos out, please go back and check those videos. I am adding the link of those videos in the description box below. So पहले मैंने दो videos upload किया है about how to prepare NIBOSH IG2 practical report, which is also known as risk profiling. तो शुरू के जो दो वीडियोस हैं उसमें मैंने पहले सेक्शन के बारे में बताया था रिपोर्ट के एंड रिपोर्ट के सेकंड सेक्शन के बारे में बताया था. नाउ दिस वीडियो इज ऑल अबाउट हाउ कैन यू क्रिएट और कस्टमाइज अ वेरी इफेक्टिव जस्टिफिकेशन सेक्शन ऑफ योर IG2 रिपोर्ट. ये वीडियो स्पेसिफिकली मैं बना रहा हूँ ताकि आप ये समझ पाइए कि जस्टिफिकेशन वाला सेक्शन जो है NIBOSH IG2 के रिस्क प्रोफाइलिंग का, IG2 के रिस्क असेसमेंट का, वो आपको कैसे बनाना है. आप कैसे बनाएंगे तो आप एग्जामिनेशन में पहले अटेम्प्ट में ही पास कर सकते हैं. जैसा कि आप सबको पता है कि NIBOSH ने अभी जो फिलहाल रिस्क असेसमेंट किया है इसमें क्राइटेरियाज हैं. अगर आप कोई क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहे हैं तो आपके रिजल्ट में रेफर आ सकता है. देयरफॉर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट्स वेरी क्लियरली एंड मेक योर रिपोर्ट एज पर द क्राइटेरिया रिकमेंडेड बाय NIBOSH. I urge you all to please watch the video till the end. Now the last section of NIBOSH IG2 report is about justification. जो लास्ट सेक्शन है वो जस्टिफिकेशन के बारे में है, जिसमें पहला सेक्शन जो है द फर्स्ट सेक्शन इज अबाउट मोरल, लीगल एंड फाइनेंशियल आर्गुमेंट्स, जहाँ पे आपको एक कलेक्टिव, एक समराइज्ड वर्जन देना है कि व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर एन एम्प्लॉयर टू manage health and safety at the workplace. Why is it important why is it a moral responsibility of the employer, a legal responsibility and a financial responsibility. तो ये जो पहला सेक्शन आपका है रिपोर्ट का, जिसमें आपको मोरल, लीगल एंड फाइनेंशियल आर्गुमेंट्स देने हैं, यहाँ पे आप कैसे शुरू कर सकते हैं. आपने NIBOSH IG1 की जब क्लासेस ली होंगी या अभी आप क्लासेस ले रहे होंगे तो द फर्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन्स अबाउट द मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट हैज़ बीन पुट अपॉन एम्प्लॉयर फॉर टेकिंग रीजनेबल केयर ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ हिज एम्प्लॉयज एंड ऑफ दोज पीपल हु माइट बी एक्सपोज्ड ड्यू टू द वर्क एक्टिविटी दैट आर बीइंग कैरीड आउट बाय द एम्प्लॉयर. तो आपने जब पहला सेक्शन पढ़ा होगा अपने चैप्टर का IG1 का, तो उसमें पहले सेक्शन में ये बात डिस्कस की गई है कि मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एम्प्लॉयर की. यहाँ पे आप कुछ जस्टिफिकेशन दे सकते हैं. यू कैन से कि एवरी ईयर, हर साल इतने सारे डेथ्स होते हैं कंस्ट्रक्शन साइट्स पे. दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं करता है. दिस इज अगेंस्ट ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज़, ये ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज़ के अगेंस्ट है. दिस कैन रिजल्ट इन स्ट्राइक फ्रॉम वर्कर्स. और आप कुछ मोरल ग्राउंड्स वहाँ पर दे सकते हैं एंड स्टेटिंग दोज मोरल ग्राउंड्स आप कंक्लूड कर सकते हैं पहले सेक्शन को कि दीज आर द मोरल रीजंस ड्यू टू विच एन एम्प्लॉयर इज बाउंड टू प्रोवाइड अ हेल्दी एंड सेफ वर्क प्लेस. उसके बाद उसी पैराग्राफ में आपको नेक्स्ट देना है लीगल आर्गूमेंट्स. तो जैसा कि NIBOSH IG1 के बुक में IG1 का जो सिलेबस है उसमें ये क्लियरली स्टेटेड है दैट एन एम्प्लॉयर, इट्स अ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड सेफ इक्विपमेंट, सेफ वर्क प्लेस, सेफ वर्किंग एनवायरमेंट. A hazardous substance has to be controlled in a safe manner and the employer has to take reasonable care of his workers and those who might be exposed due to the work activity that's being carried out under employer. इसके साथ साथ ये चीज़ें भी एक्सप्लेन की गई है वहाँ पर कि अगर एम्प्लॉयर अपने लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करता है तो क्या हो सकता है, द एम्प्लॉयर और द मैनेजिंग डायरेक्टर्स कैन बी फाइंड, कैन बी प्रोसिक्यूटेड, द कंपनी कैन बी फाइंड एंड मैनी लीगल एक्शंस कैन बी टेकन अगेंस्ट द कंपनी. तो ये सारे कलेक्टिव रीजंस आपको देने हैं कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 16 ऑफ C155, अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशन ऑफ 164, एन एम्प्लॉयर इज बाउंड, is compelled by the law to provide a safe workplace, safe working environment, safe working practices, provide PPEs and all the necessary requirements that have been suggested by OSHAs, by ILO. तो वहाँ पे आपको लीगल रिक्वायरमेंट्स देने हैं और ये बताना है कि लॉ ये कहता है एम्प्लॉयर को करने को और नहीं करता है तो एम्प्लॉयर के ऊपर क्या हो सकता है, द एम्प्लॉयर, द कंपनी कैन बी प्रोसिक्यूटेड, कैन बी फाइंड, द पीपल कैन बी इम्प्रिजन्ड, द मैनेजिंग डायरेक्टर्स एंड सीनियर डायरेक्टर्स कैन बी इम्प्रिजन्ड. उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट्स फाइनेंशियल आर्गूमेंट. यहाँ पे आपको फोकस करना है किस चीज़ पर, यू हैव टू फोकस ऑन द लॉसेस that a company faces after an accident. यहाँ पे आप losses पे focus कीजिए. You might recall the time when you studied about the direct costs and indirect costs while studying NIBOSH IG1. You might recall about the insured cost and the uninsured cost. You might recall about the direct cost and indirect cost, insured cost, uninsured cost and financial costs and non-financial costs.
तो आपको ये दिखाना होता है यहाँ पर कि आफ्टर एन एक्सीडेंट, इस सेक्शन में आपको क्या लिखना है, इस सेक्शन में यू हैव टू राइट दैट आफ्टर एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट होने के बाद देयर आर मेनी लॉसेज दैट अ कंपनी हैज टू सफर। द लॉसेज आर एज फॉलोइंग, फिर आप सारे लॉसेज को बताइए क्या क्या लॉसेज होते हैं। आपने जो नीचे ऊपर सेक्शन में हैजर्ड्स दिए हैं, कुछ हैजर्ड्स को आप एक्सप्लेन कीजिए वहां पर कि इन हैजर्ड नंबर 6 इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट देयर वाज हॉट वर्क एक्टिविटी विदाउट टेकिंग एडेक्वेट प्रिकॉशन। सो इफ देयर इज अ फायर और इफ अ फायर ऑकर्स देयर, if a fire starts there, these are the financial losses the company has to suffer। फिर आप बताइए क्या क्या फाइनेंशियल लॉसेस कंपनी को सफ़र करना पड़ सकता है। अबाउट medical cost, about legal cost, compensation to pay to workers, cost of overtime, sick pay, accident investigation cost। ओके, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। एक दो हैजर्ड्स को बता के आपको स्पेसिफिकली ये बताना होता है कि क्या क्या फाइनेंशियल बर्डन्स कंपनी के ऊपर आ सकते हैं। सो अगर आप ऐसे लिखेंगे तो जो पहला वाला सेक्शन है, द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ योर रिपोर्ट, जहाँ पे मोरल, लीगल एंड फाइनेंशियल आर्ग्यूमेंट्स आपको देने हैं, वो सेक्शन आपका रेडी हो जाएगा। नाउ व्हाट, इसके बाद क्या, इसके बाद यू हैव टू चूज 3 एक्शंस। आपको आपने जो 10-12 हैजर्ड्स लिखे थे, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि आप 10 की जगह 12 हैजर्ड्स लिखिए, तो 12 हैजर्ड में आपको 3 हैजर्ड्स चुनने हैं जिनका हाई रिस्क पोटेंशियल हो, जिनकी रिस्क रेटिंग जो है वो हाई हो, और उसमें से 3 आपको क्या करना है, एक्शंस चूज करना है। नाउ आपको ख्याल रखना है कि जब आप एक्शन चूज कर रहे होंगे, ओके, देयर आर 3 जस्टिफिकेशन, 3 एक्शंस, 1, 2 एंड 3। तो जब आप एक्शन चूज कर रहे हैं तो 2 बातों का ख्याल रखिएगा। पहली चीज ये कि आप जो एक्शन चूज कर रहे हैं वो आपके रिस्क को पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैनुअल हैंडलिंग, आपने क्या किया, आपने एक्शन में चूज किया मैनुअल हैंडलिंग हैजर्ड चूज किया, और एक्शन में लिख दिया आपने क्या, ट्रेनिंग, adequate training should be given to workers। ट्रेनिंग इज नॉट द अल्टीमेट सोल्यूशन। इफ अगर आप हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल को नोटिस करेंगे तो ट्रेनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मेजर में आता है। यू हैव टू फर्स्ट गो फॉर एलिमिनेशन ऑप्शन, देन यू हैव टू गो फॉर सब्स्टिट्यूशन ऑप्शन। तो आपको एक इफेक्टिव कंट्रोल मेजर चूज करना है। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं, उस एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको समझाऊंगा कि आप इस सेक्शन को कैसे रेडी कीजिएगा। ओके, तो मान लीजिए कि आपने एक्टिविटी में हैजर्ड में आपने मैनुअल हैंडलिंग दिया था और अब आप उसको लेकर जस्टिफिकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपने कंट्रोल मेजर में क्या सजेस्ट किया, सब्स्टिट्यूशन का जो ऑप्शन था आपने ये सजेस्ट किया कि इंस्टेड ऑफ मैनुअल हैंडलिंग अ फोकलिफ्ट ट्रक, a forklift should be purchased by the company and that forklift truck should be used for carrying out load from storage yard to site to work location। आपने ये कंट्रोल मेजर यहाँ पर दिया था, तो ये आपका कहाँ चला जाएगा कंट्रोल मेजर, एक्शन वाले कॉलम में आपको ये कंट्रोल मेजर डालना है। परचेज ऑफ forklift to avoid manual handling on shifting of material at the workplace, at the work site। ओके, ये आप कहाँ देंगे, एक्शन वाले कॉलम में। इसके बाद उसी में नीचे आता है स्पेसिफिक लीगल आर्ग्यूमेंट। नाउ आपने क्या दिया, हैजर्ड था मैनुअल हैंडलिंग। अब आपको आईएलओ को सर्च करना है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को सर्च करना है और ये देखना है कि कौन कौन से कन्वेंशंस हैं जो एम्प्लॉयर को ये कहते हैं कि मैनुअल हैंडलिंग से एसोसिएटेड रिस्क को कंट्रोल करना है एंड एडिक्वेट कंट्रोल मेजर वहां पर प्रोवाइड करने हैं। तो वहां पे पहले आपको आईएलओ के रेफरेंसेस देने हैं कि एज पर आर्टिकल 16 ऑफ C155 कन्वेंशन दिस, कन्वेंशन दैट, यू हैव टू फाइंड आउट। चूंकि मैं कन्वेंशन यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग सेम एक्टिविटी चूज करेंगे तो मैच करना शुरू हो जाएगा। ओके, देयरफॉर यू हैव टू डू अ लिटिल रिसर्च, आपको थोड़ा रिसर्च करना होगा, गूगल कीजिए आप इसको या निबोश आईजी बुक की हेल्प लीजिए, वहाँ पे बहुत सारे कन्वेंशंस लिखे हुए हैं एंड नोट डाउन द कन्वेंशन। पहले कन्वेंशन डालिए आप कि एज पर दिस कन्वेंशन, एज पर दिस कन्वेंशन, एज पर दिस कन्वेंशन। फिर वो कन्वेंशन क्या कह रहे हैं आपको करने के लिए, लाइक कन्वेंशन कह रहे होंगे कि it is the legal requirement of every employer to carry out a thorough risk assessment before executing a manual handling activity and provide adequate precautions। okay, so you have to note down what the convention says there। आपको कम से कम 4 से 5 लाइन में कन्वेंशन क्या कह रहे हैं उस चीज को वहां पर एक्सप्लेन करना होगा, वो आपके सेकंड लाइन में जाएगा अबाउट स्पेसिफिक लीगल आर्ग्यूमेंट में। Okay, now consideration of likelihood and severity। Okay, now you have to calculate the level of risk here। आपको यहाँ पर level of risk calculate करना है। Now निबोश आईजी के सिलेबस में 5x5 मैट्रिक्स का यूज किया गया है, 5 points for likelihood and 5 points for severity for consequence। अगर आपको रिस्क मैट्रिक्स समझ में नहीं आया है तो मेरे चैनल पे रिस्क मैट्रिक्स का वीडियो भी अवेलेबल है, प्लीज आप उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि अगर ये सेक्शन भी आपका वीक रह जाता है तो इसकी वजह से निबोश आपको रेफर कर सकता है इन योर IG2 पेपर। सो फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट लाइक्लीहुड एंड वहां पर बताना है आपको कि क्या क्या फैक्टर ऐसे थे जिसके बेसिस पर आपने ये लाइक्लीहुड बताया है। फॉर एग्जांपल आप वहां पे बता रहे हैं अगर कि वर्कर्स आर कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूअसली डूइंग मैनुअल हैंडलिंग एक्टिविटी एंड दे आर कैरिंग हैवी लोड्स, देयरफॉर द लाइक्लीहुड in this activity of getting injured is very high। So I'm giving a 4 marks
a 4 point in likelihood here, which is most likely or very likely. You have to explain that. And then severity. उसके बाद severity पे focus आपको करना है, उसमें भी 5 marks हैं. So the 4 and 5 marks is for fatality, for सीरियस और डिसेबलिंग इंजरी. तो अगर आप 4 दे रहे हैं कॉन्सिक्वेंस को, आपको जस्टिफाई करना है कि आपको क्यों लगा कि यहां पर आप 4 दे रहे हैं. तो आप वहां जस्टिफाई कर सकते हैं, द लोड इज वेरी हैवी एंड द वर्कर्स आर कंटिन्यूअसली इंगेज्ड इन मैनुअल हैंडलिंग एक्टिविटीज. सो लॉन्ग एक्सपोजर विथ हैवी लोड कैन रिजल्ट इन बैक पेन और परमानेंट डिसेबिलिटी, एंड दिस इज अ डिसेबलिंग इंजरी. देयरफॉर आई एम गिविंग 4 मार्क्स और 4 पॉइंट्स फॉर कॉन्सिक्वेंस. ओके, सो प्लीज वीडियो को जरूर रेफर कीजिएगा रिस्क मैट्रिक्स के, एंड यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज when mentioning likelihood and consequence with giving justification and explanation. अगर आप justification explanation नहीं देते हैं तो फिर याद रखिएगा आपका ये सेक्शन वीक रह जाएगा. ओके, एंड रेफरेंस में आप डाल सकते हैं कि रेफरेंस निबोश आईजी बुक की. मैंने आईजी बुक का हेल्प लिया है किसके लिए, कैलकुलेशन के लिए 1 to 5 5 into 5 मैट्रिक्स का यूज किया. इफ यू वांट, अगर आप चाहें तो रेफरेंस दे सकते हैं, नहीं चाहे तो आप रेफरेंस को हाइड कर सकते हैं. ओके, तो दैट्स हाउ यू कैन मेक द नेक्स्ट सेक्शन वेरी इफेक्टिव. नाउ द जस्टिफिकेशन के सेक्शन का लास्ट कॉलम होता है, आपको लास्ट सेक्शन जो होता है, दैट्स हाउ इफेक्टिव द एक्शन विल बी. आपने जो एक्शन कंट्रोल मेजर सजेस्ट किया है, जैसे कि क्या सजेस्ट किया मैंने इस एग्जांपल में, मैंने सजेस्ट किया परचेज ऑफ फोकलिफ्ट ट्रक. तो अब आपको यहां पर बताना है कि अगर ये कंट्रोल मेजर लेती है कंपनी तो कितना इफेक्टिव है ये, क्या ये कंट्रोल कर सकता है हैजर्ड को. अपने लाइन में आपको सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करना है. ओके, यू कैन राइट इन दिस मैनर. आप इस मैनर में लिख सकते हैं दैट आफ्टर परचेजिंग अ फोकलिफ्ट ट्रक देयर विल बी नो नीड ऑफ मैनुअल हैंडलिंग. All the material that are being shifted at the workplace can be easily lifted and transported with the help of telehandler or with the help of forklift. So I personally feel, or I feel that this control measure will control the risk to a considerable level, and the level of risk will be acceptable. So I think that this action will be very effective, or this control measure will be very effective. उसके बाद intended impact of the action, क्या impact पड़ेगा. आप 2-4 लाइन लिख सकते हैं कि by implementing this action, the workers will no longer require to carry out manual handling activities. Therefore, the intended action of this intended impact of this action is very effective. That you can write here. And justification for time scale. तो आप अपने हैजर्ड वाले कॉलम में जाइएगा, वहां पे आपने टाइम स्केल दिया होगा. तो उसके बारे में मैंने पहले वीडियो में डिस्कस किया कि टाइम स्केल आपका रीजनेबली प्रैक्टिकेबल होना चाहिए. अगर आपका हाई रिस्क एक्टिविटी है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि मिनिमम टाइम स्केल दीजिए, लेकिन वो टाइम स्केल इतना प्रैक्टिकल होना चाहिए कि उस टाइम स्केल में उस चीज को करना पॉसिबल हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके वर्क साइट पर टेली हैंडलर नहीं है, फोकलिफ्ट नहीं है, तो उसको परचेज करने में और साइट पर ले आने में अगर आप बहुत फास्ट करेंगे तो भी 1 हफ्ते का टाइम लग सकता है. तो अगर आप टाइम स्केल में इमीडिएटली दे देते हैं, दैट विल बी इम्प्रैक्टिकल. जो क्या हो जाएगा, इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा. देयरफॉर डोंट गिव द टाइम स्केल. आप वहां पे टाइम स्केल दीजिए, सही टाइम स्केल, लेट्स से 1 हफ्ता. अब आप वहां पे अपने टाइम स्केल को जस्टिफाई आपको करना है. ओके, लाइक आपको इस तरह से लिखना है कि आई हैव गिवन 1 वीक टाइम स्केल. मैंने 1 हफ्ते का टाइम स्केल दिया है बिकॉज द फोकलिफ्ट ट्रक इज नॉट अवेलेबल एट द वर्क प्लेस पर अवेलेबल नहीं है. इट हैज टू बी परचेज फ्रॉम द लोकल मार्केट और फ्रॉम द सप्लायर, फ्रॉम मैन्युफैक्चरर. देन इट हैज टू बी थर्ड पार्टी इंस्पेक्टेड, इट हैज टू बी इंस्पेक्टेड, एंड देन it has to be allowed to work at the workplace. The entire process can take up to 7 days or up to 10 days. Therefore, I have set this time scale for this action. ऐसा करके आपको यहाँ पर अपने टाइम स्केल को जस्टिफाई करना है. Now, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द होल वीडियो. अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो आपकी रिपोर्ट बहुत इफेक्टिव होगी, एंड निबोश की तरफ से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. आप पहले अटेम्प्ट में ही पास कर सकते हैं. जो तरीका मैंने पहले एक्शन के जस्टिफिकेशन के लिए बताया है, ठीक वही तरीका आपको जस्टिफिकेशन 2 के लिए भी यूज करना है और जस्टिफिकेशन 3 के लिए भी यूज करना है. बट डिफरेंट एक्शन होने चाहिए, डिफरेंट लीगल आर्गूमेंट्स होने चाहिए, एंड डिफरेंट कंट्रोल मेजर्स का टाइम स्केल होना चाहिए ताकि आप उसको एडेक्वेट तरह से एक्सप्लेन कर पाइए. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. स्टे ट्यून, क्योंकि बहुत जल्द मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने वाला हूं जहां पे मैं रिव्यू डेट के बारे में बात करूंगा, कम्युनिकेट कैसे रिपोर्ट करनी है उसके बारे में बात करूंगा, ताकि लास्ट सेक्शन आप रिपोर्ट का आसानी से बना पाइए. इफ यू हैव लाइक्ड द वीडियो, प्लीज शेयर दिस वीडियो विद दोज पीपल, विद योर फ्रेंड्स, acquaintances who are preparing for NIBOSH IG examination. Thank you very much. Do subscribe the channel. Take care. Bye bye.